पेपर बैलेट से चुनाव कराने का मतलब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सीटों पे जमानतें जब्त होंगी। बिहार में पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो 22 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी, 23वीं सीट के लाले पड़ जाएंगे। ये है हकीकत जमीनी। नफरत करते हैं लोग आरएसएस और बीजेपी से, नफरत। तो आज ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ईवीएम की मशीनें ऐसी मशीनें हैं जिसमें एक बार काउंट करने के लिए बटन दबाओगे तो एक गिनती आएगी, अगली बार कभी बनाओगे तो कोई दूसरी भी आ सकती है। तो सारा जो बेसिस था ईवीएम का और हमारे जो इल्जाम थे कि इसमें गड़बड़ी की जाती है और होती है, वो तो साबित हो गई ना कि ईवीएम की जो वीडियोग्राफी है सारी वो हमें दी जाए, उस पे भी आज एक मोहर लगी। एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी दिखा पाए। अगर कोई बांग्लादेशी है तो वो मोदी जी के मेहमान है, जो शेख हसीना है ना और उनका पूरा परिवार, वो मोदी जी बाकायदा उन्हें एयरलिफ्ट करा के लाए और रखा हुआ है अपने पास, वो है बांग्लादेशी। तो इसके अलावा कोई बांग्लादेशी नहीं है देश में, ये बात समझ लेनी चाहिए। वोट किसके जा रहे हैं? एससी, एसटी, ओबीसी के वोट जा रहे हैं सबसे ज्यादा। मुसलमानों का नंबर तो तीसरा चौथा नंबर का आ रहा है। और आरएसएस और बीजेपी के तमाम वो लोग जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर वोटों को लूट रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद प्राचा। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैन ईवीएम और सेफ इंडिया। क्या अभी भी लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से सरकारें चल रही हैं? क्या कहेंगे सर आज आपने ईवीएम बैन को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 तारीख को जजमेंट दी है उसके बारे में, जो हमारी बात से पूरी तरीके से एग्री किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विषय में 3 महत्वपूर्ण बातें मानी हैं। पहली चीज़ कि ईवीएम में जो काउंटिंग होती है वो काउंटिंग एक बार करें तो कुछ और आएगी और दूसरी बार करें तो कुछ और भी आ सकती है। यानी कि चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, एक ये भी था ईवीएम को प्रयोग करने का, कि इसमें एक बार वोटों की गिनती जो आएगी वो 1000 बार भी आप उसको रिकाउंट करोगे तो वही गिनती आती है। इसमें आखिरी वोट तक सही गिनती होती है। पेपर बैलेट में ये बात सबसे बड़ी कमी बताई जाती है जी। तो आज ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ईवीएम की मशीनें ऐसी मशीनें हैं जिसमें एक बार काउंट करने के लिए बटन दबाओगे तो एक गिनती आएगी, अगली बार कभी बनाओगे तो कोई दूसरी भी आ सकती है। तो सारा जो बेसिस था ईवीएम का और हमारे जो इल्जाम थे कि इसमें गड़बड़ी की जाती है और होती है, वो तो साबित हो गई ना। मतलब एक बात तो ये सरकार दूसरी जीत ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि अगर ये जो काउंटिंग का और ईवीएम के प्रयोग का तरीका है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी करें, रजिस्ट्रार भी करें, तब भी उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और वो वीडियोग्राफी ही सबसे बड़ा सबूत होती है इस काउंटिंग की और ईवीएम के प्रयोग की निष्पक्षता की। तो हमारी दूसरी बड़ी जीत ये हुई है कि जो हमने जो ऑर्डर लिया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, जिसके बाद सरकार ने कानून ही बदल दिया था कि ईवीएम की जो वीडियोग्राफी है सारी वो हमें दी जाए, उस पर भी आज एक मोहर लग गई है। तो आज एक बड़ी जीत का ऐलान करने के लिए हमने ये एसआईआर का मुद्दा भी देश भर में छाया हुआ है। 65 लाख वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। घुसपैठियों के नाम अलग हो रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है ना डेमोक्रेसी को बचाने की। देखिए, जो व्यक्ति घुसपैठिया शब्द ही प्रयोग करता है बिना सबूत के, वो आरएसएस और जो बीजेपी के होते हैं उनके एजेंट हैं, और वो लोग चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये साजिश में शामिल हैं। जब तक हम इस सारे विषय को इस नज़र से देखना नहीं शुरू करेंगे, हम चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। बिहार की इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इसी नाम पे शुरू हुई थी ना ये एसआईआर। शुरुआत तो इसी बात की हुई थी ना। ये एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी दिखा पाए, अगर उनके पास एक भी मिलता, झूठा भी कोई सबूत मिलता, तो सबसे पहले तो वो वही दिखाते। वोट किसके जा रहे हैं? एससी, एसटी, ओबीसी के वोट जा रहे हैं सबसे ज्यादा। मुसलमानों का नंबर तो तीसरा चौथा नंबर का आ रहा है। तो वोट काटने किसके हैं? एससी, एसटी, महिलाओं के और ओबीसी के। मुसलमानों के भी कटेंगे। ये तो ये तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टंट है। जब उनकी सरकार बनती है 60 सालों से, तब तो वोटर गड़बड़ियां नहीं थी। जैसे ही भाजपा सत्ता पर काबिज हुई तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अगर कोई बांग्लादेशी है तो वो मोदी जी के मेहमान हैं, जो शेख हसीना है ना और उनका पूरा परिवार, वो मोदी जी बाकायदा उन्हें एयरलिफ्ट करा के लाए और रखा हुआ है अपने पास, वो हैं बांग्लादेशी। तो इसके अलावा कोई बांग्लादेशी नहीं है देश में, ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर हैं तो वो ऐसे हैं जो किसी और देश के भी उतने जो देश के नागरिक भी इस देश में हो सकते हैं, किसी भी और देश के दुनिया में, क्योंकि वो ओवरस्टे करते हैं, वीज़ा पे आते हैं या दूसरी तरीकों से कोई क्राइम करके भाग के आता है। उतनी ही संख्या में बांग्लादेशी होंगे जितने किसी और देश के नागरिक हमारे देश में गैरकानूनी रूप से रह रहे होंगे। तो ये बात तो सिरे से नकारी जानी चाहिए।
जो बात ये बोलता है वो बेईमान है, झूठा है, उसका कभी भी विश्वास नहीं। ये एडवोकेट महमूद प्राचा का डर बोल रहा है या वाकई में ईवीएम बैन होना चाहिए? नहीं, मुझे क्या डर है? देखिए, मुसलमान खतरे में इस तरीके का ट्रेंड चलाया हुआ है आजकल। मैं तो मुसलमानों को के बारे में मैंने कभी बात की है? मैं तो करता ही नहीं। मैं तो मजलूमों की बात करता हूँ। मैं मुसलमान हूँ और मेरा धर्म जो मेरी जिम्मेदारी लगाता है वो ये है कि हर एक मजलूम की हिफाजत करूँगा। मैं इस देश में सबसे बड़ा मजलूम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मानता हूँ आज भी। इसलिए सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ बनता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हिफाजत करूँ, उसके बाद तीसरा नंबर मुसलमानों का आता है। तो मैं तो ये हूँ और इसीलिए मैं पक्का मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पक्का मुसलमान हूँ नहीं क्योंकि मैं हिफाजत पूरी तरह से कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो एक पक्के मुसलमान की बात हो गई। बाकी आप इन फ्रॉडों की बात करते हो जो मुसलमानों की जैसे ड्रेस पहन के आते हैं, वो सब आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं जो बार बार इस बात को दोहराते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं पहुँचाते, नुकसान ही पहुँचाते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। वो जो कुछ लोग भाजपा को वोट देते हैं उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए ही इस प्रकार की बातें करते हैं। उन्होंने कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया है, वो नुकसान ही पहुँचाते हैं मुसलमानों को। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। राहुल गांधी का ये पॉलिटिकल स्टंट है, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें बनती हैं वो ढोल बजाते हैं और जहाँ जहाँ नहीं बन पाती है वहाँ सरकार को बदनाम करते हैं। देखिए, अगर इस बात को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए एक ऐसे व्यक्ति की नज़र से जो कि न्यूट्रल है और जो झिझक नहीं रहा है बात करने की से अपनी, जैसे राहुल जी ने बोला ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग और हमारे नेता तो झिझक के बात करते हैं। हालांकि उन्होंने अपने बारे में बोला कि मैं नहीं झिझकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है राहुल जी भी झिझक के बात करते हैं और उनका जायज़ भी है क्योंकि वो स्वयं अपनी पार्टी के लिए या विपक्ष की पार्टियों के लिए कैसे बोल लें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की 10 से 15 सीटें आनी चाहिए थी असेंबली में, आ गई इतनी ज़्यादा, तो वो धांधली से आई हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें से ज़्यादा आनी नहीं चाहिए थी, आ गई 240, 190 सीटें ज़्यादा हैं भाजपा की। अब ये राहुल गांधी जी बोल नहीं सकते क्योंकि झिझक आएगी उन्हें बोलते हुए, क्योंकि वो स्वयं उस पार्टी में। लेकिन सच्चाई यही है, पेपर बैलेट से चुनाव कराने का मतलब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर सीटों पे जमानतें जब्त होंगी। बिहार में पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो 22 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, 23वीं सीट के लाले पड़ जाएंगे। ये है हकीकत ज़मीनी। आपको क्या लगता है 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं आज मोदी जी की वजह से, वो उनमें से एक भी व्यक्ति ने वोट देगा? क्या लगता है आपको? बिहार में तो बहुत सारे हैं ना इस संख्या में। ऐसे जो बेरोजगार हैं वो मोदी जी को वोट देंगे? नफरत करते हैं लोग आरएसएस और बीजेपी से, नफरत। ये तो आप विपक्ष की विचारधारा को मैं आप कौन सी बात पार्टी कर रहे हैं, में? आप जन जन मैं तक तो- पूछेंगे मोदी जी का डंका बजे। मैं तो राहुल जी और इंडिया गठबंधन के लोगों से नाराज हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी 1 साल पहले, वरना आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, बीजेपी की 50 सीटें आई होती। हम लोग तो उनसे नाराज़ हैं, हम उनकी बात क्यों करेंगे? हम तो अब थोड़ा थोड़ा बहुत उनको से खुश होना शुरू हुए जब उन्होंने ये सैकड़ों एमपीज़ ने आंदोलन शुरू किया है। हम तो तभी खुश होंगे जब वो आंदोलन के लिए सड़क पे आएँ, पेपर बैलेट से चुनाव हो और आरएसएस और बीजेपी के तमाम वो लोग जो चुनाव आयोग के साथ मिलके, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके, अपने कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ मिलके देश के वोटर्स को वोटों को लूट रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं वो। हम तो तब खुश होंगे, वैसे थोड़ी खुश होंगे। और सबको निष्पक्ष रूप से वीडियोग्राफी मिलेगी हर कॉन्स्टिट्यूंसी की, देखो क्या हुआ है, हम तो तब खुश होंगे। अभी हम कहाँ खुश हैं? हम तो राहुल जी से भी नाराज हैं। सुप्रीमो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ईवीएम का मुद्दा सदन के अंदर तब उठाती थी जब राहुल गांधी ईवीएम बैलेट पेपर जैसे मुद्दे पर बात नहीं करते थे। क्या ये जातिवादी चेहरा तो नहीं है कि वोटर लिस्ट की अब बात इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी की नाव डूबती हुई नजर आ रही है? देखिए, जो भी व्यक्ति हक इंसाफ की बात करेगा, जब भी करेगा, ये देश की जनता उसे पसंद करेगी। जो भी व्यक्ति हक इंसाफ से दूर जितना भी होगा उतना उसे नापसंद करेगी। मायावती जी ने अभी खुद ही कहा है, उनके यहाँ भी तो एक वो है ना सतीश मिश्रा जी, वो एक अकेले ही काफ़ी हैं। स्लीपर सेल्स कांग्रेस के अंदर तो सैकड़ों हैं। वो सतीश मिश्रा जी एक ऐसे स्लीपर सेल बैठे हुए हैं उनके बराबर में ही, वही काफ़ी हैं बसपा की नाव को डुबोने के लिए। और मायावती जी ने अभी क्या कहा है अभी रिसेंटली कि बसपा के अच्छे दिन तब आएंगे जब मतपत्र से चुनाव होगा। अभी तो कहा है ना। मगर सतीश मिश्रा जी उनको आंदोलन करने दे रहे हैं। अगर मायावती जी आज सड़क पे आ जाए तो मेरा ये दावा है अगले सारे चुनाव मतपत्र से होंगे। मतपत्र के लिए अगर मायावती जी अकेली सड़क पे आ जाए, लेकिन सतीश मिश्रा जी से कौन निपटेगा? उनकी तो सुपारी यही है ना, बाकी कुछ भी कर लो, मतपत्र की बात मत करने दें। देश की आवाम तो को क्या मैं आपसे कहेंगे? ये कह रहा हूं, बिहार का चुनाव सर राहुल गांधी जी की जो
आज सबसे बड़ी तारीफ करने योग्य बात है कि आज वो हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बोल के भी हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, OBC की बात कर रहे हैं। ये उनकी जो पुरानी पार्टी लाइन है उसके खिलाफ जाके बात कर रहे हैं। अब क्या है इसका, जो मैंने पहले बोली बात, जो भी व्यक्ति हक और इंसाफ बाबा साहब की दी हुई लाइन पर संविधान के जितना करीब जाएगा, लोग उसे उतना ही पसंद करेंगे। और अब तो वो भी हो गया ना, सिर्फ फर्जीवाड़ा भी नहीं चलने वाला। मोदी जी ने तो एक अच्छा काम ये कर दिया कि उन्होंने बाबा साहब के बारे में इतना ज़्यादा झूठ बोल दिया, बाबा साहब का मैं अनुयायी हूँ, संविधान को सर निभाता हूँ, तो अब लोग ये भी जान गए कि झूठ भी बहुत बोला जाता है संविधान का नाम लेके। तो अब जो करेगा असल में बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलेगा, जैसे काशीराम जी चले थे, उसी को वोट मिलेंगे। ये अच्छी हो रही है सारी काम, अभी सिर्फ बोलने से भी नहीं होगा। राहुल जी अभी सिर्फ बोल रहे हैं, ये जनगणना जो है कराने से कुछ नहीं होगा, हक अधिकार देने से होगा, हक अधिकार उनके पास पहुंचने से होगा, जनगणना से कुछ नहीं होने वाला। जैसे ये वोटर लिस्ट से अब इसमें गड़बड़ी पता करके कुछ नहीं होने वाला कि गड़बड़ी हो रही है। असल में होगा जब चुनाव निष्पक्ष होंगे, जब ये गड़बड़ियां रोकी जाएंगी। और वो कैसे होगा, मतपत्र के द्वारा चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा। सोचिए किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में रखने के लिए वोट के हथियार को मिसयूज़ किया जा रहा है। देश के सत्ताधारी लोग तमाम तरीके के वादे प्रबोलन देते हैं, लेकिन सोचिए किस तरीके से 65 लाख वोटरों का वोट काट दिया जाता है इसी आज़ाद भारत में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी बातचीत पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।